आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। दावे, धमकियां, मुज़ाकरात और मनाजरे, क्या ये सब इक़्तिदार के लिए है? और आज़ादी और इनकलाब के बाद क्या होगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट। मैं हूं पारस खुर्शीद। आज मैं बहुत परेशान हूं और मेरी परेशानी की वजह ये नहीं कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। परेशानी की वजह ये है कि अगर इनकलाब आ गया या इतने सालों, महीनों और दिनों के बाद हकीकी आज़ादी मिल गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी हम ऐसी चीज़ों के आदी नहीं हैं। फिर मसला ये भी है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि इनकलाब या आज़ादी के खदोखाल क्या होंगे, मयार क्या होगा, इसकी क़यादत कौन करेगा, इसका एजेंडा क्या होगा, कितनी आज़ादी, कितना इनकलाब, या मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल इनकलाब। और ये आज़ादी और इनकलाब अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आएगा या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक? अगर अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ये सब होगा तो सवाल ये है कि अवाम ने अपनी ये ख्वाहिश इनकलाबियों को कब बताई भी है या खुद ही समझ ली? और अगर ये आज़ादी, मार्च और इनकलाब खुद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए है तो अवाम आप हजरात का साथ क्यों दें? अवाम का इसमें फ़ायदा क्या है? और अहम बात यह है कि कितना अरसा दरकार होगा आज़ादी और इनकलाब के समरात और असरात अवाम तक पहुँचाने में? और अगर कोई मस्बत तब्दीली ना दे सके तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? और सबसे अहम सवाल ये कि अगर कल किसी और ने भी इसी तरह इनकलाब और आज़ादी के लिए आवाज़ उठा दी, मार्च के लिए निकल पड़ा तो क्या होगा? इन सब पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अलावा तनकीद और बयानात के हुकूमत के पास ऐसा क्या जवाब है, ऐसी क्या दलील है जिससे वो अवाम को ये समझा सके कि नून लीग की हुकूमत को अवाम का बहुत ख्याल है। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आजिज ढामरा साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भट्टी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। साजिद भट्टी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आप लोगों का कहना यह है कि हुकूमत आपके सामने ठहर नहीं सकती, चुटकियों में उड़ा देंगे। पार्लियामेंट समेत कोई भी पाकिस्तान का जो इदारा है वो करप्ट इदारा है। तमाम इदारों को, तमाम शोबों को आपने कह दिया है। आप कहते हैं जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ के हिमायती हैं। सिर्फ एक इदारा है जो बावकार है और वो है फौज। ये इन बातों से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ खैर ख्वाह आप हैं और आप अपनी सोच में फौज को भी शामिल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारस, आपने मुझे मौका दिया है। पहली बात तो हमने किसी इदारे को 100% करप्ट नहीं कहा, ना इदारे और लोग 100% करप्ट होते हैं, लेकिन एक मजमूई तासुर जो कादरी साहब ने कल कहा है, उनका स्टेटमेंट है, वही कोट किया है। मैं अर्ज कर देता हूँ ना, उन्होंने तादाद नहीं बताई, परसेंट नहीं बताई। जी हाँ, वो हमेशा ही होता है, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो गालिब लोग सामने नजर आ रहे होते हैं उनके अमल से उन इदारों के कारकर्दगी के बारे में जायजा लिया जाता है। तो इस वक्त आप देखें कि जो मुल्क के अंदर जिन जिन इदारों की तरफ भी आप नजर उठाएं तो हर इदारा इस वक्त सियासी असर नफूस के अंदर दिखाई देता है। ठीक, आपके सामने है, आप इदारों की बात कर रही हैं, आपके सामने सियासी जमातें हैं, वो इस वक्त जो है वो अपने हक लेने के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हो गई हैं। साल सवा साल से वो धांधली के रो रही हैं। यहाँ पर लोगों की रेट पटिशन पड़ी हुई हैं। 17 जून को हमारा लाहौर में मॉडल टाउन का हादसा हुआ है। 1 माह गुजरने के बावजूद आज तक हमारी तरफ से FIR, मकतूलीन की FIR नहीं कटी, जबकि पुलिस की मुद्दईयत में जो कातिल हैं उनकी तरफ से जो है वो कट गई। तो अब इस निजाम के अंदर जब हर तरफ जो है वो मजलूम पिस रहा है, कानून के मुताबिक एक ही FIR होती है वैसे। अच्छा, फिर क्या नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर मेरी मैं ये, क्योंकि ये हुकूमती मौका भी यही है कि एक से ज्यादा FIR नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सामने एक टीवी चैनल में बात पूछूं, एक टीवी चैनल ने एक गुस्ताखाना प्रोग्राम चलाया और आपके सामने पाकिस्तान भर में 250 से ज्यादा जगहों पर उनके लिए FIR के ऑर्डर्स हुए और इस वक्त उनके पास दर्जनों FIR उनके खिलाफ कट चुकी हैं। तो वो किस कानून के तहत कटी हैं? और इसके अलावा तारीख में जाएं तो बहुत से इसके वाकयात मिलते हैं। जुडिशरी ने दिया है,
तो यहाँ भी जुडिशरी कहाँ सोई हुई है जो सो मोटो एक्शन लेती आप थी? जाए ना जुडिशरी के पास, आप जा क्यों नहीं रहे उनके नहीं तो पास? सो मोटो वाले कहाँ हैं? जुडिशरी अपना अमल करके दिखाए ना। यहाँ पर समोसों पर सो मोटो हो सकता है, तो 16 लोगों की शहादतों पर और बेमाना कत्ल जो पर एफआईआर हुई है वो जुडिशरी के पास खुद गए थे। हम आते हैं इदारों नहीं, पे। ये थानों ने खुद काटी है, थाने वाले, कोई जुडिशरी नहीं ठीक, है। हम इदारों की बात कर रहे थे ना, आपने कहा इदारे तबाह हैं, तो क्या फिर नए सिरे से पाकिस्तान की तामीर करेंगे? कायदे इनकलाब, कायदे आजम बनेंगे? जी बिल्कुल, जो जिसको अवाम चाहेंगे वही कायदे इंकलाब अवाम बनेगा। कैसे आपको पता क्या चाहती है? कितनी अवाम आपके साथ है? वो कौन सा पैमाना है जो आपने नाप लिया कि अवाम आपके साथ है? एक तो ये है कि अगर मुझे आप एक एक जी, सवाल प्लीज, करें और प्लीज, मुझे प्लीज। जवाब देने का जी। मौका दें तो फिर जरा इजी हो जाएगी बात करना। एक तो ये है कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हम जो है वो इसको करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अवाम जो कुछ कहे, हम अवाम के हकूक की जो बात करें, ये अवाम के वो हकूक हैं जो उनको आईने पाकिस्तान देता है। जी। अब आईने पाकिस्तान से अगर हमारे मौजूदा सियासी कल्चर में सियासी जमातों ने इनहराफ किया, आप खुद भी आपके प्रोग्राम चलते हैं टीवी पर जाकर देखें, गली गली कूचा कूचा माइक लेके हमारे एंकर पर्सन और तजिया निगार जाके जायजे लेते हैं। लोग तो इस वक्त जो है वो मौत भी उनके लिए जो है वो इंतहाई मुश्किल कर दी गई है। तो वो लोग जो है उनका कोई तो उनकी आवाज बनेगा। वही लोग जो इस सिस्टम से बेजार होकर 60% के करीब लोग वोट डालने के लिए भी बाहर नहीं निकलते, उनकी ये आवाज है। फिर वो लोग इनके साथ कैसे हैं, इनके साथ कैसे हैं, नून लीग के साथ कैसे हैं? वही तो लोग हैं बेजार जो है वोट ना। डालते हैं। तो वो जो 60% वोट नहीं डालते, उनकी आवाज कौन है? वो सानेहा मॉडल टाउन पर हमदर्दी को तो आप अपनी मकबूलियत नहीं समझ रहे। वो तो एक ऐसा वाकया था, उसपे तो हम ऐसा सबने कह भी हमदर्दी नहीं रहे। की, और जो साथ थे उस वक्त वो आपके साथ, अब हम धीरे साने धीरे मॉडल हुकूमत गिराने के टाउन मकसद में, साने मॉडल जैसे टाउन पीपल्स नहीं, पार्टी। बल्कि जनूबी पंजाब में होने वाले किसी थाने पर भी लोग तो मर रहे हैं ना, लोग तो पिस रहे हैं, लोग तो ठीक। सिसक रहे हैं। ठीक। तो निजाम ने उनको क्या दिया है? ठीक, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बताइएगा निजाम ने क्या दिया है। लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कादरी साहब को अपने इनकलाब का इल्म ही नहीं है, और इमरान खान और कादरी साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं? अगर पाकिस्तान में इन दोनों आदमियों की मर्जी का कानून बना दिया जाए तो शायद ये राजी हो जाएंगे। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान और तारुल कादरी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तारुल कादरी साहब का जो एजेंडा है और वो कानून की तो बात ही नहीं, वो तो टोटल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। खान साहब जो हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा पुश कर रहे हैं, निजाम में रहते हुए। निज़ाम में रहते हुए। अब जहाँ तक कादरी साहब का सवाल पैदा होता है, कादरी साहब पे पहला सवाल ये उठता है कि आपने अगर निज़ाम को चेंज करना है तो जिस तरह खान साहब की पिछली दफ़ा 2008 से 2013 की हुकूमत में अक्सरियत या कोई भी प्रेजेंस नेशनल असेंबली में उस तरह नहीं थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक प्रेजेंस ली और अब आज एक फोरम पे खड़े में। अगर कादरी साहब मुल्क से बाहर ना जाते और ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है इनको भी आज मैंडेट मिला होता। साफ निजाम के देखिए ना, पाक साफ, देखिए इसका मतलब ये है कि ये निज़ाम जो है ये आईने पाकिस्तान बनाया, और ये कितनी सियासी जमातों ने इसमें कितनी तरमीम की। तमाम जमातें जिसके बीच में कई ऐसी जमातें भी थी जिनमें अच्छे लीडर भी थे, जिनके ऊपर कोई ऐसे बरील जिम्मा थे, वो भी इस प्रोसेस के बीच में बैठे। और ये कायदे आजम के पाकिस्तान बनने से लेके आज तक ये एक अमल गुजरा है। उस अमल को आप कहते हैं कि हम उठा के बाहर फेंक दें और हम एकदम इनकलाब लेके, ये नामुमकिन है। इस निजाम में से दो चेहरे सामने आए थे, ये प्रैक्टिकल बात वो लोगों ने वोट दे दिए। देखिए वो सामने आए। अब आपके पास 2008 की, मैंने बात नहीं की, आप बात ना टोकें। 2008 के इलेक्शन में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जो थी, काफ लीग रिजेक्ट हुई जी, उनकी पॉलिसीज की वजह से। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब अगर अगले इलेक्शन में हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा भी वही नतीजा होगा, लेकिन प्रोसेस के बीच में रहते हुए। और मैं आज एक बात बता देता हूं, ये बड़ी क्लियर सी बात है, मैं बिल्कुल इस चीज के हमायत नहीं करता, और कोई ऐसा बयान अगर दिया गया हो कि हम अपने वर्कर सड़कों पे ले आएंगे, खाना जंगी होगी, ये गलत बातें। मुस्लिम लीग नून ने, अगर इन्होंने अपना एहतजाज करना है, इन्होंने आके आजादी मार्च करना है, मुस्लिम लीग नून ने 14 अगस्त के लिए अपने किसी वर्कर को कॉल नहीं दी। आप तकसीम का दिन क्यों करार दे रहे हैं? 14 अगस्त को उनके आजादी मार्च हो रहे हैं, हमने आप कह रहे हैं फसादी मार्च कर रहे हैं। नहीं देखें, 10 बजे तक हमारा तो शायद मार्च भी खत्म हो जाए, परेड, उसके बाद आए करें। और हम इनको ये कह रहे हैं कि अपनी सफों में ये ख्याल रखें कि इंतशार पसंद अनासर जो हैं वो ना घुसने आप वर्कर्स को कॉल नहीं कर रहे, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप फौज को कॉल कर रहे हैं। फौज तो अब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन है। अब मुझे बताएं कि जो आजकल फौज को मज़ामत का सामना है और फौज के जज्बों को आवाम की जरूरत है, क्या फौज नहीं चाहेगी कि पूरी आवाम सीसा पलाई दीवार बन के उनके पीछे आज खड़ी हो? और यकीन करें जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं, जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं, उसके फिर आज ये बात की जा रही है, वो भी कर रहे हैं, आज ये बात हो रही है। आज जितना भी रैशनल है, जितना भी वो तबका जो कि शऊर की बात करता है, वो कहता है कि इस वक्त तमाम सियासी चीजों को एक तरफ रख के, क्योंकि अब ऑपरेशन में मजामत का अमल सामने आ रहा है, ठीक, वो सारे शरपसंद अनासर जो छुप गए थे ज़रबे अज़ब की शुरू में, अब वो दोबारा सामने
सामने निकल वो के ठीक है, हमला आपके करें। खिलाफ कोई बात तो इस करे, वक्त आपके हम खिलाफ कह कोई रहे खड़ा हैं, हो, नहीं, आप देखिए, कहेंगे हम- कि कौम को तकसीम कर रहे हैं, जैसे आप उनके आजादी मार्च को कह रहे हैं। देखिए मैंने उनके आजादी मार्च को ना कहा कि कौम को तकसीम आपकी करिए, तो हुकूमत ने आप कहा है, मैंने नहीं कहा। ख्वाजा साद रफीक साहब का कल का स्टेटमेंट है ये। उन्होंने कहा कौम को तकसीम करने का दिन करार दिया है। तकसीम करने का दिन इसलिए करार दे रहे हैं ना कि ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन है। एक लॉजिकल बात ये कि इस वक्त ऑपरेशन में सबकी जरूरत है और हम सारी सियासी सब जमातों साथ हैं को ऑपरेशन में, तो मिलके- सब साथ हैं। कौन मिलके- ऑपरेशन में साथ नहीं है? देखिए- कौन फौज से ज़ारी यकजहती नहीं कर रहा? नहीं कर तो रहे हैं। देखिए अब जब आज परेड होती है तो पहले परेड में आए, उसके बाद आ जाए अमली तौर पे। हाँ, आए। ठीक है मुराद सईद साहब, हुकूमत अपील कर रही है कि वो जो फसादी मार्च है ना आपका, उसको आप मुलतवी कर दें। एक तो इसका जवाब दे दें, और दूसरा ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये सवाल किया है कि अगर इलेक्शंस में धांधली हुई है तो इमरान खान साहब ने, आप लोगों ने हलफ क्यों उठाया, टीए क्यों ले रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फारस के एक तो आपको पैरेड की हिस्ट्री मालूम होगी कि 23 मार्च को हमारे पैरेड मुनक्किद होता था। अब इस दफ़ा ये 14 अगस्त को किस तरह हो गया, ये ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है उस हवाले से बाकी मोहसिन बेहतर बता सकते हैं। साद रफीक साहब का जो बयान है, पहले हुकूमत को ये तय करना होगा। आप देखें कि जिस तरह की दलील और गुलील की कभी बात होती है, कभी किसी मीडिया ग्रुप की अगर बात आती है तो ख्वाजा आसिफ साहब कहीं पे खड़े हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कहीं पे खड़े हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो हुकूमत के जितने भी ओहदेदार है या कैबिनेट है, उनको जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए और ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 3 मिनिस्टर्स आपके अलग बयान दे रहे हो, 3 मिनिस्टर अलग बयान दे रहे हो। उसके अलावा 14 अगस्त का जो मार्च है, आप देखें मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस इत्तेफाक करता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का फैसला होता है तो तमाम पाकिस्तानी पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन रात के 2 बजे इनको क्या सूझी कि सानिया लाहौर जैसा वाक़या कर दिया। अपने रवैयों में हमें जमहूरियत पैदा करनी होगी, जमहूरी रवैये रखने होंगे। क्यों ले रहे हैं आप? अच्छा, और दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए अगर उस वक्त जब 11 मई का इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि 3 तलवार पे हमारे वर्कर जमा हो गए, आपको याद होगा, आपके टीवी ने दिखाए। उसके अलावा लाहौर के अंदर डिफेंस वगैरह के इलाकों में लोग जमा हो गए। लेकिन खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया अपने वर्कर्स को कि हमने इलेक्शन को तस्लीम किया, धांधली को तस्लीम नहीं किया। और उसके साथ साथ अगर हम उसी वक्त पारस हम उसी वक्त ये मार्च करते तो आपका सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे बैठा होता आज और आप मुझसे ये सवाल कर रही होती कि अगर आपके पास कानूनी रस्ते थे तो आपने वो क्यों इख्तियार नहीं किए, आप डायरेक्ट क्यों हुकूमत गिरा रहे हैं, क्या 1977 की तारीख को आप दोहरा रहे हैं, आप इस किस्म के सवाल करते। लेकिन हमने क्या किया कि जितने भी कानूनी रस्ते थे, जितने आईनी रस्ते थे, हमने अपना हर दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए। पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाया, ट्रिब्यूनल का खटखटाया, हमने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहां पे 4 महीने में फैसले होने थे, फैसले नहीं हुए। लिहाजा ट्रिब्यूनल्स बैठे हुए हैं ना, उनको काम तो करने दें, फैसला कर देंगे। फारस, मैंने आपको क्या अर्ज किया कि 4 महीने में उनका कानूनी वक्त होता है कि 120 दिन में उन्होंने फैसले करने होते हैं, उन्होंने फैसले नहीं किए। हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट में अपना पहली तकरीर की थी तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि साल के अंदर हम हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, अगर वो हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा जमहूरी हक है कि हम सड़कों पे निकले। और हमारा मैक्सिमम फैसले तो ट्रिब्यूनल्स ने कर दिए, अब तो कुछ ही रह रहे। लेकिन मुराद सईद साहब, सियासी हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, चूंकि कहा जा रहा है मुलाकातें हो रही हैं, सियासी हल निकालना है 14 अगस्त से पहले, देखिए, या फिर फाइनल आपका फैसला 14 अगस्त। देखिए पारस, तहरीक इंसाफ का जो फैसला है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान के अंदर जितने मसले हमारे पीएटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बयान किए, ये सारे मसले किस वजह से हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेहकाम अगर हम चाहते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पाकिस्तान में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक और अवाम की उम्मीदों के मुताबिक हम हुक्मरानी चाहते हैं, वहां पे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमें इलेक्टोरल करप्शन का खात्मा करना होगा। क्योंकि जिस तरह की जमहूरी आजादी मार्च होगा, क्योंकि जिस तरह पारस आज बादशाहत हो रही है, आज एक फैमिली की हुकूमत है, आज इस तरह की इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह रहे। समझ नहीं आ रही आपके आजादी मार्च के जरिए ये रिफॉर्म्स कैसे होंगी? दो चीजें पारस, मैं समझा रहता हूं, मतलब इतना कंफ्यूजिंग आप सवाल ना करें, बड़ा सिंपल सा है। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनाई। हमें पता है कि कमेटी और कमीशन तब बनता है जब किसी मामले को दफन करना होता है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के आईनी तकाजों को पूरा करने के लिए हमने अपने मेंबर नुमाइंदे दे दिए। लेकिन उसके साथ साथ 2 चीज है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है और एक एहतिसाब है 11 मई के इलेक्शन में। कमेटी ने रिफॉर्म्स नहीं करनी तो फिर किसने करनी है? लेकिन मैं आज झामरा साहब को भी अब शामिल कर लूं। मैंने बता दिया, मैंने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, उसको हमने वेलकम किया। आजादी मार्च से रिफॉर्म्स कैसे आएंगी वो समझ नहीं आ रहा। पारस, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं, लेकिन अगर आप सुने तो सही। आप सवाल करती है लेकिन सुनते नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि हमने इलेक्टोरल कमेटी जो बनी रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी, उसको वेलकम किया, अपनी नुमाइंदे दे दिए, इनको पता है। वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जाना मार्च क्यों कर रहे हैं? आप बात तो सुने। एक तो आपका ये सवाल हो गया, दूसरा आपका सवाल है कि हम मार्च क्यों कर रहे हैं। तो जब तक आप एहतिसाब नहीं करेंगे, जब तक चोरों को पहचानेंगे, जिन लोगों को तमगे पहनाए जा रहे हैं, एहतिसाब के लिए उन लोगों का जो दाली में मुलविस थे, आरओस इलेक्शन निगरान हुकूमत का क्या किरदार था, आरओस का क्या किरदार था, दाली में कौन मुलविस
پہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار تھا. یہ چیزیں ہوگی, احتساب بھی ہوگا, ریفارمز بھی ہوں گے. اس کا فیصلہ سڑک پہ ہوگا یا کسی فورم پہ ہوگا؟ دیکھیں فورم کے لیے میں نے آپ کو 4 آپشنز تھے ہمارے پاس, ہم نے وہ اختیار کیے. پھر ہمارا جمہوری حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے. چلیں بالکل جمہوری حق تو بالکل بنتا ہے, لیکن دھامرا صاحب اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیا ہے؟ ان کے آزادی مارچ میں ان کے ساتھ ہیں یا پھر جمہوریت کو بچانے کے نام پہ حکومت کے ساتھ ہیں؟ پارس ہم نے ہمارا جو رول ہے وہ بڑا میچور ہے, اور جہاں تک آپ کے سوالات اور گفتگو جہاں تک میں نے سنی ہے, یہ ہر پارٹی کو پورا اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس سسٹم کی حمایت میں اگر وہ روڈوں رستوں پر نکلتی ہے اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو فالٹ ہے یہ کہ ہم دونوں فریقین کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ دونوں اپنی پالیسی پر ایموشنل پچ پہ نہ کھیلیں, کیونکہ یہ پاکستان اور سسٹم کے لیے قطعاً ابھی سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. مگر میری نظر میں جو فالٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے. سب سے پہلے جب پی ٹی آئی نے کہا کہ 4 حلقوں پر آپ ووٹوں کی کھلوا لیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ صاحب نے آن فلور نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ جناب 4 کیوں, ہم تو 40 حلقوں میں یہ ایکسرسائز کرانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے 40 کی دعوت دے دی اور وہ پارٹی اب 4 سے بجائے 40 تک آ گئی ہے, اب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. قانون کا پتہ نہیں تو دیکھیں اس طرح مسٹیکس جو ہیں اس حکومت سے ہو رہی ہیں. جیسا کہ شروع میں ابھی کہا گیا کہ جو منسٹر صاحبان کی اسٹیٹمنٹس تھی ان سے ہی معاملات بگڑنا شروع ہو گئے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پر جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, یا تو اس ٹائم آپ نے اسٹیٹمنٹ غلط دی تھی, یا تو اب آپ ان کا کہنا مانیں. ایک بات. دوسری بات, اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اگر یہ بات فرام بگننگ پیپلز پارٹی کرتی تو ہمارے اوپر یہ الزام لگتا کہ حکمران پارٹی تھے ہم, الیکشن میں ہمیں شکست ہوئی اور وہ بدلہ اتارنے کے لیے ہم دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات ہوئی تھی, ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہاں یہ آروز کی الیکشن تھی, اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کے آروز مجھے مل جائیں تو میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک بہت بڑی سنجیدہ تنقید تھی اس سارے سسٹم میں. رجحان اس وقت آپ کا کس طرف ہے, ان کی طرف یا ان کی طرف؟ امین فہیم صاحب کہہ رہے ہیں ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ اپوزیشن ایک ہو جائے. ہمارا رجحان کیوں ہوگا کسی کی طرف؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور سسٹم کی بقا کے لیے حکومت کو کسی بھی صورت میں پہلے سے طے شدہ کسی جو تھا ایجنڈا اس پہ آپ نہیں آتے. آپ 14 اگست کو آزادی کی جو تقاریب ہیں وہ اپنے اداروں کے اندر بنائیں, پارلیمنٹ کی طرف بنائیں. اور دھامرا صاحب یہ حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک عام سیاسی ورکر کے طور پہ یہ بتا دیں کہ یہ آزادی والے اور انقلاب والے جو ہیں, کیا ان کے پاس آپ کو کوئی لاہے عمل نظر آتا ہے یا صرف نعرے ہیں تبدیلی کے, انقلاب کے, بدل دینے کے؟ دیکھیں یہی انقلاب کی بات ہماری حکومت کے لاسٹ ڈیز میں بھی ہوئی تھی, اور یہی انقلاب کا قافلہ لاہور سے نکلا. بالکل ایسے ہی تھا. یہی پنجاب کے اندر حکومت تھی اور یہی چیف منسٹر صاحب یہاں شہباز شریف صاحب تھے. بڑے پروٹوکول کے تحت اس قافلے کو دارالحکومت میں بھیجا گیا تھا, حالانکہ حالات اس ٹائم بھی ٹھیک نہیں تھے اور دہشت گردوں سے جنگ تھی ہماری. وہی انقلاب کی بات کرنے والے یہاں پر آئے تھے, 5 دن بعد کی انہوں نے, اور وہ پھر ختم ہو گئے تھے. ان کو ہم نے ہینڈل کیا. ایک بات ہینڈل کرنے والی بات, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس سسٹم کے دائرہ کار کے اندر عوام الناس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن پروسیس کے اندر اپنے ووٹ کے توسط سے تبدیلی لا دیں. تو وہ تبدیلی اور اس کے لیے ریفارمز چاہیے, مگر ہاں ریفارمز چاہیے. اس کے لیے بالکل جس طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوگا اس الیکشن کو, یہ نہیں بتایا آپ کس طرف ہیں, بس آپ میچور پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ نے یہ بتا دیا. نہیں, کس طرف کی بات کیا ہے, پیپلز پارٹی کا تو موقف ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لیں, جمہوریت کو بچائیں, اور خاص طور پر جب آپریشن شروع ہو رہا ہے تب آپ کو سڑکوں پہ آنے کے لیے بالکل آپ پتہ نہیں کون سے مشورے آپ کو مل رہے ہیں. اگر یہی مشورے اسی منسٹروں کی جو کیبنٹ کے مشورے ہیں, تو ان میں سے تو اس حکومت کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی ہی حکومت کے انٹیریئر منسٹر کو منانے کے لیے 2.5 مہینے لگا دیے ہیں. آپ نے اپنے ہی منسٹر کو منانے کے لیے 2.5 مہینے لگا دیے انٹیریئر منسٹر کو. اگر وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس پہ خوشی کا اظہار کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دوسرے پارٹی سے کیا بات کریں؟ ساجد بھٹی صاحب 2-3 چیزوں کو کلیئر کر دیجئے گا. آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, فرض کریں آپ کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں, انقلاب آ گیا, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنا عرصہ چاہیے آپ کو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور کیا انقلاب کا سربراہ طاہر القادری کے علاوہ, طاہر القادری صاحب ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی اور ہوتا ہے تو کیا اسے قبول کرے گا کوئی عوام؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انقلاب عوام کی امنگ ہے اور عوام کی خواہش سے آنا ہے,
اور عوام نے ہی اس کا انتخاب کرنا ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا. عوام جس کے ساتھ بھی ہوں گی ہمیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, وہ جو بھی ہوگا, جس کے اندر کیپیبلٹی ہوگی, جس کے پاس ویژن ہوگا, جس کے پاس کرج ہوگی, جو ان مسائل کا حل کرنے کا جس کے پاس پورا پلان ہوگا, یقیناً قوم اسی کو منتخب کرے گی. جس کو بھی ان کو بھی قوم نے منتخب کیا تھا. جی, ان کو قوم نے منتخب نہیں کیا, ان کو کنسٹرکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ تعمیر کر کے دیا ہے سارا مینڈیٹ, جو رات 11:20 کے اوپر آیا ہے. تو اگر یہ ہوتا تو اس وقت کوئی ایک مطلب پیپل پارٹی نے بھی آپ کے سامنے موقف رکھا, ان کی تو خیر جنگ جاری ہے, ہر جماعت کو اٹھا کر دیکھیں تو پھر سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو کوئی ایک, حتیٰ کہ نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ بعض جگہ پہ ان کی دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مینڈیٹ اوریجنل نہیں ہے, یہ مینڈیٹ سارا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, آرઓز کا بنایا ہوا ہے. عوامی مسائل کو حل کیسے کریں گے, امور حکومت کیسے چلائیں گے, دہشت گردی سے کیسے نمٹیں گے, کرپشن کو کیسے ختم کریں گے, اور پھر ملک میں عوام کے جو منتخب نمائندے جو بھی ہیں جو 62-63 پہ پورے اترتے ہیں, کتنے عرصے میں ان کو اقتدار منتقل کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے, صرف یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. خاندانی بادشاہت کا جب خاتمہ ہو جائے, جب آپ کو پوری قوم کے اندر سے نیک اور صالح لوگ باصلاحیت نظر آ رہے ہوں, آپ ان کو اٹھا کر صرف اپنی پارٹی, اپنے لوگ اور حتیٰ کہ اپنے خاندان تک جب محدود کرتے ہیں تو تب آپ کو قاضی صاحب نہیں ہوتے, ان کے بیٹے جلوس کی قیادت کرتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ میں یہ بات آپ نے پچھلے ایک پروگرام بھی مجھ سے کی تھی, میں نے عرض کیا تھا ہمارا 60 شہروں میں پروگرام ہو رہے تھے, 60 شہروں میں سے 2 شہروں کے اندر جس طرح ہماری باقی لیڈرشپ, جیسے کئی جگہ میں گیا ہوں, صدر پاکستان عوامی تحریک گئے, اس طرح وہ گئے ہیں. فوکس کس پہ تھا؟ عام کارکنان, فوکس کس پہ تھا؟ ہر جگہ جیسے باقی کارکنان تھے اس طرح وہ گئے ہیں, کوئی ان کے لیے کوئی اسپیشل تو نہیں تھا. فوکس ہمارا صرف ڈاکٹر طاہر القادری ہیں, بس ایک ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں, باقی سارے جو برابر کارکنان کی طرح گئے ہیں, لیڈرشپ کی طرح, یعنی وہی قائد ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ ان مسائل کے حل کے لیے صرف ویژن اور اخلاص چاہیے. جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں کہ آپ نے سرمایہ بنانا ہے, جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں کہ اپنے خاندان کو آگے لے کے آنا ہے, جب آپ کی ویژن اور اخلاص یہ صرف آپ کے پاس ہے, وہ سب کے پاس ہے. اور ہم نے تو آلریڈی آپ کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جب انقلاب آئے گا تو صرف پاکستان عوامی تحریک سے نہیں, سب کے پاس ہے, تو مخاطب کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کرنے دیں کام, ان کو سب کے پاس ہے نا ویژن اور اخلاص, آپ نے کہا سب نہیں, تو وہ صرف ایک جگہ تو نہیں نہ پڑا ہوا, بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن کو اس میں شامل ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے, مسائل تب حل ہوتے ہیں جب عوام کے پاس اختیارات آتے ہیں, اور جب عوام کے پاس اختیار آئے گا تو وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں گے. یہاں تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ 7 سال جو ہے ہو گئے ہیں, ابھی تک بلدیاتی الیکشن تک نہیں کروا سکتے, تو عوام کو تو اقتدار دینے کو تیار ہی کوئی نہیں دے دینا, تو پھر شاید مسائل حل ہو جائیں, پھر اس طرح کے مسائل نہ اڑانے. عوام کو شیئر اس سسٹم میں مل ہی نہیں سکتے. میں سادہ سی بات کرتا ہوں, آپ سارے الیکشن اٹھا کر دیکھیں, وننگ ہارسز کی تصویریں نکالیں, ہر الیکشن میں جیتنے والوں کی تصویریں ٹیبل پر رکھ لیں, اور اس دفعہ کے الیکشن کو بھی اٹھا کر دیکھیں, آپ کو تصویروں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی, وہی چہرے ہیں. بھی سن لیں, اور پھر آپ نے دونوں کا جواب دینا. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسی ہی صورتحال آپ لوگوں کی بھی ہے. آزادی مارچ کے بعد یہ آزادی کے رنگ کیا ہوں گے؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی لائے عمل نہیں ہے, یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, تو کیا صرف باتوں سے, دلاسوں سے آپ آزادی دلوائیں گے؟ دیکھیں پارس, کہنے والے کون, کہنے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن آپ تو خود خیر بڑی محنت اور تیاری کر کے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا لاہے عمل سامنے ہے. بالکل کیا ہے کنفیوز, میرے خیال سے آپ کو اتنا کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. لاہے عمل کیا ہے؟ دیکھیں 4 حلقوں کی ہم نے بات کی تھی, ہم نے کی 2 چیزیں مختصر میں بتا چکا ہے, احتساب اور الیکٹورل ریفارمز. لاہے عمل ہے. فالو اپ ایجنڈا کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہم, جو عمران خان صاحب نے کہا میں 14 اگست کو دوں گا لاہے عمل, کیا ہے وہ؟ دیکھیں آپ کون سی لاہے عمل کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ 14 اگست کے بعد کے حالات کا پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل, جب آپ کا آزادی مارچ ہو جائے گا اس کے بعد نکل رہے ہیں اس کا پوچھ رہے ہیں. نہیں, میں پوچھتی ہوں آزادی مارچ کے بعد آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ پہلے آپ آبجیکٹو دیکھیں, آبجیکٹو کیا ہے. جتنے میں مسئلے آپ سن رہے ہیں, چاہے وہ بادشاہت ہو, چاہے پاکستان کے اندر کرپشن ہو, جب آپ الیکٹورل کرپشن کر کے پارلیمنٹ تک پہنچتے ہو تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہو کہ آپ اس سسٹم کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں گے؟ کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہوگی جب اپنی خاندان کو نوازا جا رہا ہے, جس ملک کا پرائم منسٹر پھر اپنی اوپر خرچی کرنے اور آپ کی تصویر پیش کر رہے ہیں, آپ حل بتائیں نا, کیا ہوگا 14 اگست کے آزادی مارچ کے بعد؟ میں پارس آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو الگ کہانی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, اسی لیے بار بار سوال کر رہی ہوں. الیکٹورل ریفارمز, الیکٹورل ریفارم جب ہوگی, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹورل کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے. الیکٹورل ریفارمز کا آپ نے خود کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہوں گی, آپ احتساب کی بات کر رہے تھے آزادی مارچ کے حوالے سے. میں نے 2 چیزیں کی, 2 چیزیں کی, اور اس پہ میں بالکل کلیئر ہوں, ہم بالکل کلیئر ہیں, پورے قوم اس پہ کلیئر ہے کہ 2 چیزیں, جب آپ الیکٹورل کرپشن کا خاتمہ کریں گے صحیح حقیقی نمائندے آئیں گے, اور الیکٹورل کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ نے اگر الیکٹورل ریفارم لے کے آنے ہیں, پارلیمنٹ سے کمیٹی بننی ہے, اس کے ساتھ ساتھ 11 مئی کے الیکشن میں کون کون ہوں گے, وہ احتساب ہونا ہے ان کا. وہ کیسے ہوگا؟
वो किस तरह होगा? हमने सड़कों हुकूमत गिरा के करेंगे। हुकूमत गिरा के नहीं, जमहूरियत के इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्टोरल करप्शन खत्म होगा, जब पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम का इंट्रोड्यूस करेंगे, जब पाकिस्तान में और पाकिस्तानी को वोट का हक देंगे, जब पाकिस्तान में आरओ को इलेक्शन कमीशन के अंडर करेंगे, जब पाकिस्तान में आजाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन 14 अगस्त को लाहे अमल देंगे हम। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होंगी जो आईनी पाकिस्तान कहता है, तब पाकिस्तान के अंदर इस मसलों का लेकिन फिर आप कह रहे थे अभी कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको लाहे अमल पता नहीं है। मैं इसीलिए ये सवाल कर रही थी कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि आपको इख्तियार का हक नहीं है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक अपनी गलतियों से सीखने के लिए 11 मई के इलेक्शन का एहतिसाब होना है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना है। चलें, एक छोटा सा जवाब दे दें। धांधली करके आप आए हैं इनके मुताबिक, और धांधली से निकलने के लिए आप तैयार भी नहीं है। ये देखिए बड़ा एक, मैं एक लफ्ज सिर्फ ये एक छोटी सी बात करूंगा, ये एक ऐसा पुतली तमाशा है जिसकी स्क्रिप्ट नहीं है इनके पास जी। आपने इनसे यही बात पूछी है कि आपका प्लान क्या है, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि ये आगे क्या करेंगे। बता दिया ये सिर्फ प्लान मैं आपका भी पूछूंगी। नहीं, प्लान हमारा तो है ना, हमारा तो एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक मंशूर था इलेक्शन से पहले, उस मंशूर को हम लेके आगे चले। अब मंशूर के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं अमल दरामद अपने मंशूर का हमने किया है। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं पहले, हमने आपके मुल्क में इन्फ्लेशन देख लें, सिंगल डिजिट पे आ गई है। अभी ब्रेक के बाद सब देखते हैं। बताएं कि क्या जवाब है कि लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें। वो कह रहे हैं लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और लोग बिल्कुल ठीक है। अवाम अगर चले जाएं आप, अवाम आज भी मसाइल का हल तलाश करते हैं। वो ये अवाम को तो ये नजर आ रहा है कि अगर ये एजेंडा दे रहे हैं उसका आगे प्लान लाया अमल क्या है। ये कह रहे हैं कि हम इनकलाब लेके आएंगे, इनकलाब के बाद ये क्या करेंगे, ये एक छोटा सा दफ्तर भी नहीं चला सकेंगे। ये इनकलाब की तो बात बहुत दूर की है। वो 90 मुल्कों के अदारों के बच्चे को आप कल एक और स्कूल के बच्चे उठेंगे, वो कहेंगे जी हम भी इनकलाब लेकर आ रहे हैं। कल एक और अदारा उठेगा जी हम भी इनकलाब लेकर आए। ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करेंगे। कंटेनर में बैठाए हुए और बच्चे बाहर। अच्छा धामरा साहब, अभी शुरू में जो आपने बात की थी कि आप लोगों ने अपने दौर में, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब इनकलाब पार्ट 1 आया था तो आपने बड़ी कामयाबी के साथ उसे रवाना कर दिया था, तो अभी फिर वही सूरत हाल है। तो मैं चाह रही थी कोई मशवरा देना चाहेंगे आप मोहसिन शाहनवाज रमज़ा साहब की हुकूमत को, ताकि ये किस तरह से डील करें इसको? देखिए, सिर्फ अगर आसिफ अली जरदारी साहब की दानिशमंदाना पॉलिसियों की सिर्फ नकल ही उतारी जाए तो मेरे ख्याल में मसाइल काफ़ी अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं, और फिर जो इलेक्शन का टाइम आएगा फिर आवाम को एक मौका मिल जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। बात यह है कि इन सारे जो आपने सवालात किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी भी बन गई है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगी, सब चीजें होंगी, मगर सवाल यह है कि डी चौक पर 14 अगस्त को क्या होगा, इसके लिए क्या करना है हमें। मेरा अहम जो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एक पार्टी डी चौक पे आ रही है और रियासत जो है, हुकूमत जो है उसके सामने खड़ी हो गई है। और सबसे खतरनाक बात जो है कि रियासत की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को दावत दी जा रही है कि आप वहां पर आए। देखें, अगर आप वो टेंशन क्रिएट ही नहीं करें, वो माहौल ही पैदा नहीं करें कि एक पार्टी अगर डी चौक पे आके अपना कोई फंक्शन करना चाह रही है, क्योंकि ये पाबंदी तो नहीं है ना, मार्शल लॉ तो नहीं लगा है पाकिस्तान के अंदर। हालात को बेहतर करने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, वो आपके पास कमी है, क्योंकि आप फ्रॉम बिगनिंग इस हुकूमत के एक सिकंदर, उसके बाद जब सिर्फ 25 से 30 आते हैं तो पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से, और इस इस्लामाबाद के अंदर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, रियासत गलती कर रही है। रियासत को मैच्योर होना चाहिए। रियासत को अगर पीछे हटेगी तो ये रियासत की बदनामी नहीं होगी, आपकी तारीफ होगी। मुझे मेरे ख्याल से कुछ कहने का मौका मिल जाए। 75% बड़े तहमुल के साथ मैंने बात की है कि डी चौक पर जो सूरत हाल जो क्रिएट की जा रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, उसको हैंडल कैसे करेंगे। और मॉडल टाउन के इस सारे वाक़े के बाद हुकूमत को संजीदा पॉलिसी लानी चाहिए, मगर मेरे ख्याल में कि हुकूमत उससे भी ज्यादा एग्रेसिव है
اور اس سے بھی اللہ نہ کرے میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا تو سسٹم کو نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ 90% حکومت کے اوپر. آپ کی سنجیدہ پالیسیز کہاں پر ہیں پھر؟ عوام کے مسائل کا حل آپ کے پاس نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک کہ ڈی چوک کے اوپر سوال ہے، پہلے بھی ڈی چوک نے تحریک انصاف نے وہاں پہ، اور تحریک انصاف کی بات میں کرتا ہوں برملا کہ آج تک ان کے جلسے جلوسوں میں نا کوئی لاٹھی، کوئی ڈنڈا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں چلی. اور ان کا پچھلا جو تھا ڈی چوک والا تھا، نہیں وہ اب میں تحریک انصاف کی بات کروں نا، کیونکہ ایک مین لیڈنگ پارٹی وہ ہے جس کے پیچھے میسج کی سپورٹ ہے، جو الیکٹورل سسٹم کے مطابق نظر آ رہی ہے. یہ تو بھی مطلب کچھ کریں گے، آئیں گے تو پھر نظر آئیں گے، نظام کی پھر یہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر ہے، ہم نے آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ 10 بجے تک جو وہاں پہ ہونا ہے وہ ختم ہو جانا. اس کے بعد جو سیکیورٹی میئرز ہیں، جس طرح اب ایک کئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں پولیس کے اوپر ماڈل ٹاؤن والے واقعہ کے بعد، کہ اور جو اس کے بعد ان کے ورکرز نے پولیس کے ساتھ سلوک کیا، یہاں پر راول پنڈی جب قادری صاحب آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے کمیشن کی انہوں نے کہا ایک گولی بھی نہیں چلی ہے، گولی نہیں چلی، لیکن ٹانگیں شانگیں 150 کی ٹانگیں شانگیں منہ شوں ٹوٹ گئے، گولی نہیں چلی. لیکن بات یہ ہے جو سب سے کرنے کی مین ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس حالات میں آپ پاکستان کی آرمی کو کہتے ہیں کہ وہ ایٹ دا بیک آف دا پولیس لوکل جو فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو، سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کوئی شر پسند عناصر بیچ میں نہ گھس کے سازش کر سکے، کیونکہ واقعی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ملک گزر رہا ہے ان حالات میں ان کی اگر ہم ڈی چوک پہ لیٹ سے کہ آج وہ پریڈ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ان کے سیکیورٹی کو یقینی بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اور اس ذمہ داری کے لیے اگر آپ ایک ایسے ادارے کو کہتے ہیں کہ یار ہماری ہیلپ کر دو، ہمیں اسسٹ کر دو، کیونکہ یہاں پہ جو جانے ہیں یہ بھی پاکستانیوں کی جانے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ورکر ہوں، چاہے وہ کل انقلاب بیچ میں آ جائے. لیکن میرا تحریک انصاف کو یہ مشورہ ہے کہ اپنی صفوں کے بیچ میں شر پسند عناصروں کو بالکل نہ گھسرے دیں جو کہ شرارت کر محسن بھائی. میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ہم تازہ حکومت سے نکلے، ہمیں تجربات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کو ٹینشن کیوں کریٹ ٹینشن ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ٹینشن ہے، میرا برادرانہ مشورہ آپ کو ٹینشن ہے، آگے حکومت کو کرانی ہے، سسٹم کو خطرہ ہے. میں بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی چلائے گی تب جب سسٹم کو خطرہ. میں نے آپ کی بات میں وہ بات کی ہے، مناسب ہوا نا، آپ مشورہ دے دیا، میں آپ کے مشورے کا جواب رہا ہے. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 10 بجے ہمارے مفادات صبح 10 بجے تک یہ تمام کے تمام معاملات اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے کے بعد ڈی چوک کے آپ کے جلسے کا ٹائم کتنا ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے جو نہیں لیے جا رہے. مراد صاحب جلسے کا ٹائم 2 بجے کا ہے، جلسہ نہیں ہے، دھرنا ہے. 2 بجے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، 10 بجے تک پریڈ ختم ہو جائے گی، جلسہ ہے، 10 بجے دھرنا ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے ختم کر رہے ہیں مجھ سے. چھوٹا سا جواب پوچھ رہی، میں نے سوال ان سے ذرا کرنا تھا. جلسہ ہے یا دھرنا ہے؟ دھرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 10 بجے تک اگر پریڈ ختم ہو جاتی ہے اور اگر نہیں اٹھے گی اور پھر کیا ہوگا؟ اور اگر سیکیورٹی کے لیے یہ کریں، اور میں خدا یہ سیاسی بصیرت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جب اس وقت جب عدلیہ بحال ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف گجرانوالہ سے واپس جا رہے تھے، اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا، آپ نے ہینڈل نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب کی بصیرت تھی، آپ نے ہینڈل نہیں کیا تھا، وہ آپ نے عدلیہ کو فوری طور پہ بحال کیا تھا، آپ نے آپ نے سائن کیا تھا اور اس کے اندر ایک شک تھی، اس کے بیچ میں ایک شک تھی کہ آپ عدلیہ کو بحال کریں گے، آپ اس کی وائلیشن کی تھی. اور قرآن حکومت کو دانشمندانہ نہیں، ہم تو دانشمندانہ بات کر رہے ہیں. دوبارہ بھی آپ سے مشورہ لیں گے. آپ کے رویوں کی وجہ سے سسٹم انہیں آپ کا مشورہ نہیں چاہیے، چھوڑ دیں، آپ مشورے مت دیں. آپ مراسل صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ دھرنا ہوگا، آپ اپنا جواب بھی دے دیں اور یہ بتائیں کہ دھرنا کب تک ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کے 14 اگست کو انشاءاللہ تحریک انصاف کے چیئرمین جب قوم سے خطاب کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک تو جو اس سے پہلے 2 چیزیں ہیں وہ 14 اگست کو آئیں گی، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے جو بات کی کہ تحریک انصاف والے کے اپنے صفوں کے اندر ایسے جو شرپسند عناصر ہیں ان کو گھسنے نہ دیں. تحریک انصاف کے 18 سال تاریخ گواہ ہے اور تحریک انصاف نے مجھے 7-8 جلسوں میں اور دھرنوں میں یہاں پہ اگر ڈرون حملوں کے حوالے سے ہوا ہے، چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہوا ہو، چاہے 11 مئی کے الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے ہوا ہو، ان سب میں خود شرکت کر چکا ہوں اور یہ سارے گواہ ہیں، آپ سب گواہ ہیں. تحریک انصاف کے جلسے ہمیشہ پرامن ہوتا. اب اس طرح کے جب یہ 14 اگست کو ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیشہ پیرڈ جو ہے وہ ہمارا، میں نے جس طرح کہا کہ 23 مارچ کو ہوا کرتا تھا. ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ ثانیہ لاہور کو انہوں نے جس انداز سے ٹریٹ کیا، جو ثانیہ لاہور آ گیا اور جس انداز سے انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا، تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور وہ ہونا چاہیے. جہاں تک لانگ مارچ کا سوال، یہ ویسے کانشیس ہیں اب، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم گھبراہٹ
नहीं है, हमें नहीं, शायद प्रिटेंड कर इनको रहे हैं। घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर तमाम तो जमहूरी फिर आपके बयानात में लॉन्ग मार्च, इंकलाब मार्च, इमरान खान, तारिक गांधी क्यों होते हैं? फारस मुझे वो करे नहीं होती। देखिए तमाम तमाम जमहूरी जमातें यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जमहूरियत का हुसन है, हम सड़कों पे निकल सकते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है और हम कर सकते हैं। मेरे मुझे यकीन है कि इस तरह कोई किस्म के हालात पैदा नहीं किए जाएंगे, तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिस तरह की सानिया लाहौर हमारे सामने। साजिद भट्टी साहब, मैं आपकी बात से पहले एक सवाल करना चाह रही हूँ कि ये आपका जो इनकलाब मार्च है, इसकी तारीख क्या है, कब आएगा ये? जी, इनकलाब की तारीख भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। नहीं, जल्द नहीं, 14 अगस्त दे दी ना मैं अर्ज उन्होंने। करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, पाकिस्तान अवामी तहरीक, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी? जी, हमारी जो है वो शेख रशीद साहब के जरिए ये कोशिश गोल हो रही है जवाब। कि- सुन लेना मेरी बात तो सुन लें। हमारी ये कोशिश है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपको बहुत सी खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं। आपकी पार्टी में इतनी खुफिया चीजें क्यों हैं? इनकलाब का आगाज कैसे होगा पता नहीं, किसके साथ होगा पता नहीं, इनकलाब के खदोखाल क्या नहीं, होंगे ये क्या पता होगा? नहीं, नहीं, लाहे ऐसा अमल नहीं क्या है, होगा ऐसा पता नहीं है। पता किसको ऐसा है? नहीं है। वन मैन शो है देखिए, पार्टी में। यही जब डॉक्टर तारुल कादरी पाकिस्तान खुशखबरी में भी तब भी खुफिया है। आपका सवाल एक ही होता था, वो कब आ रहे हैं? वो आगे है ना। तो अभी फिर बताएं आप ना, उन्होंने पूछते हैं, अनाउंस नहीं, कर दिया ना। मेरी बात अब सुन लेना। फिर आप कहते हैं कि खदोखाल वाज़ेह नहीं, हमने 10 नुकाती एजेंडा दे दिया। उसके बाद हम डॉक्टर साहब ने एक और बात भी कर दी ताकि ये ना नून लीग की तरफ ये शिकवा रहे जी कि ये हमारे साथ बात करते तो शायद हम रास्ता निकाल दिए। डॉक्टर साहब ने 20 नुकात के ऊपर जो है वजीर आजम साहब को चैलेंज कर दिया ताकि वो बैठ के बात कर ले, कौन सुन ले कि क्या कुछ इनके पास है। और जो हम इल्जाम लगा रहे हैं, जो हम इनके ऊपर बात कर रहे हैं, हम उसको साबित करेंगे कि ये गैर आईनी हुकूमत है, ये आइन के तहत नहीं बनी, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जब आप ताहिर अशरफी साहब देंगे, आप ताहिर अशरफी साहब को इन्होंने जो लाए हैं ना, तो पहली बात तो ये कि मैं पहले ये हम ढूंढ रहे थे कि पता चले कि ताहिर अशरफी साहब किसके लिए काम कर रहे हैं। पेरोल पे इन्होंने आप ऐलान क्या करके वो साबित कर दिया कि ताहिर अशरफी साहब किनकी पेरोल पर। प्लीज, एक तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसकी पेरोल पे है, ये नहीं समझ आ रही थी, ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात यह कि जब आप किसी को नुमाइंदा बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, वो आपके अमल में उनके बारे में ना पूछ के फिर मैं उनको टेलीफोन लाइन पे ले लूंगी। तो ले लें, नहीं है, आप बाइकॉट किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब के जो है वो अपना नुमाइंदा उस शख्स को बना रहे हैं जिसके किरदार की पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी है, तो इससे उनका किरदार भी वाज़ेह हो गया। दूसरी मैं एक और किरदार की बात नहीं, जब वो खुद जवाब दे सके उस दिन बात करेंगे। चले, आप बैठेंगे उनके साथ, इस पे भी बात कर आप साथ बैठेंगे उनके? नहीं, मैं नहीं उनके साथ बैठूं क्योंकि हमारा पार्टी पॉलिसी है। नहीं, हम इंसानों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मैं माजरत के साथ ऐसे नहीं, आप जब नहीं, ये बात आप उसको नहीं कहते, वो नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं इस पे और बात नहीं कर रहा, उस पे और बात। दूसरा मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने देखिए, आप हमारे लिए बहुत काबिल हैं, मैं और वो भी हैं। और नहीं बात कर रहा, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जो जमहूरी रवैयों की आप बात कर रही है, मेरी बात सुने ना, पहले तो ये पता चले कि ये हुकूमत है या अपोजिशन है। इनकी डीलिंग का अंदाज देखें कि पीटीआई फैसलाबाद में जलसा रखती है और ये उसके मद्दे मुकाबल वहां पे फंक्शन रख लेते हैं। ये क्या पॉलिटिकल सोच है? हमारे यहाँ चले बैरियर लगे हैं, उनके यहाँ जो बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पर 100 से ज्यादा हर जगह हर गली में बैरियर लगे हुए हैं। उस मामले को टैकल करते हैं क्लाशनकोव के जरिए। गुल्लू भट्ट टाइप के लोग जो हैं वो इनकी जो मिसाल पसंदी का वाज़ेह सबूत है। आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ जो इनके लिए आपके ब्रेक करता हूँ। जल्दी से 2 बंदे मौजूद हैं जिन्होंने सानिया लाहौर के अंदर इनके गनमैन को फायरिंग करते खुद देखा है। वो कौन है? वो मान नहीं रहे, मैं तो छुपा क्यों रहे उनको? वो आ जाएंगे, क्या पड़ता है उनको अपनी जान का खतरा है। चलें, जब हकाइक सामने आएंगे तब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, वो गोली लगी किसको है? वो गोली लगी किसको है? किसी दरख्त पे लगी हुई हो? दिखाएं और सिर्फ डी चौक पर जब ये हॉस्पिटल का डाटा बदल रहे हैं, वहां पर हरासा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। लाने में इनके पास है ही कुछ नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।